तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का टॉप वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं, जिसमें 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप लोगों को काफ़ी एग्जाम में हेल्प होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और इसमें जो आंसर बताया हूँ मैं, बिल्कुल भी सरल भाषा में आसान तरीका से लिखा हूँ। तो यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप लोगों का जितना भी आंसर है सब याद होता जाएगा। बस वीडियो को ध्यान से देखना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो है कि कॉर्न लॉ क्या था, इसे क्यों समाप्त कर दिया गया, इसके समाप्त होने के परिणाम क्या हुआ। यानी कि जो कॉर्न लॉ था वो क्या था पूछ रहा है। तो जो कॉर्न लॉ था, कॉर्न लॉ इंग्लैंड का एक कानून था जिसमें बाहर से आने वाले अनाज पर टैक्स लगाया जाता था। ठीक है, यानी कि कॉर्न लॉ क्या था, एक अनाज में टैक्स लगाया गया था, जो बाहर से आता था अनाज उसमें टैक्स लगाया गया था, उसी को कॉर्न लॉ कहते हैं। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि इसे क्यों समाप्त कर दिया गया। तो क्योंकि अनाज महंगा हो गया था और गरीब लोग खाने में परेशानी हो गई थी। यानी कि जो अनाज था वो बहुत महंगा हो गया था, जिससे क्या कर रहे थे, लोग नहीं खरीद कर खा पा रहे थे, इसीलिए इसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और इसके समाप्त होने का जो परिणाम था वो क्या था, कॉर्न लॉ हटने से सस्ता अनाज मिलने लगा और लोग का जीवन बेहतर हुआ। यानी कि कुल मिला के कहें तो जो कॉर्न लॉ था वो अनाज पर टैक्स लगाया जाता था, जो विदेशी सामान आता था, विदेशी अनाज आता था, उसमें टैक्स लगाया जाता था। और इसे समाप्त करने का कारण था कि जो जो अनाज था वो बहुत महंगा हो गया था, जिसके कारण लोग नहीं खरीद पा रहे थे। ठीक है, इसीलिए इसको समाप्त कर दिया गया। और समाप्त होने के परिणाम क्या हुआ कि जो अनाज था वो सस्ता हो गया, जिसके कारण लोग आसानी से खरीद कर खाने लगे। ठीक है दोस्तों, ये रहे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ब्रिटेन में महिला कारीगर ने स्पेनिंग जेनी मशीन पर हमला क्यों किया। यानी कि जो ब्रिटेन का महिला थी उन्होंने स्पेनिंग जेनी मशीन जो था उस पर हमला क्यों किया। ठीक है, इसका जो आंसर है वह है कि महिला कारीगरों ने स्पेनिंग जेनी मशीन पर इसलिए हमला किया क्योंकि इन मशीनों के कारण उनका हाथ से किया जाने वाला काम खत्म हो रहा था। यानी कि हमला करने का कारण क्या था कि जो वहाँ का महिला थी, ब्रिटेन का महिला, उसका जो रोजगार था वो छिन जा रहा था। जो लोग हाथ से काम कर रहे थे वो मशीन कर दे रहा था, इसी कारण से जो ब्रिटेन का महिला थी उनका रोजगार छिन जा रहा था। ठीक है, और वे बेरोजगार हो रही थी। मशीन से उत्पादन तेज हो गया था, जिससे मजदूर की जरूरत कम हो गई थी। यानी कि कुल मिला के कहें तो जो मशीन था वो जल्दी उसका से काम जल्दी होता था, जिसके कारण लोग की जरूरत नहीं पड़ता था, मजदूर की जरूरत नहीं पड़ता था, जिसके कारण वहाँ की जो महिलाएं थी वो क्या हो गया था, बेरोजगार हो गए थे। ठीक है, इसी कारण से जो महिलाएं थी वहाँ के, वो स्पेनिश जेनी में सिर्फ हमला कर दिया, यानी कि उसको हटाने के लिए कहने लगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 की दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है। यानी कि जो दबाव समूह है उसमें और राजनीतिक दल में क्या अंतर है। ठीक है, इसका जो आंसर है वो है कि दबाव समूह अपनी मांगे मनवाने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं लेकिन चुनाव नहीं लड़ते हैं। ठीक है, यानी कि जो दबाव समूह होता है वो अपनी बात मनवाने के लिए, यानी कि कोई भी कानून मनवाने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं, धरना करते हैं, विरोध करते हैं, यानी कि सरकार पर दबाव दबाव डालते हैं ताकि सरकार उनका बातों को सुने। और वे चुनाव नहीं लड़ते हैं, जो दबाव समूह होते हैं वो चुनाव नहीं लड़ते हैं। इसके विपरीत जो राजनीतिक दल होता है वो चुनाव लड़ते हैं और सरकार बनाते हैं। ठीक है, ये रहा अंतर। क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज़्यादा आंसर नहीं लिखेंगे। ठीक है, इतना आप लिख देते हैं तो आप लोगों का एग्जाम, जो एग्जामिनर है वो 2 में 2 फुल नंबर देने वाला है। ठीक है, और इसको अच्छे से याद करते चलिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है कि सत्ता के साझेदारी के विभिन्न रूपों का वर्णन करें। यानी कि सत्ता का बंटवारा का वर्णन करना है, सत्ता का बंटवारा कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो सरकार के अंग में सत्ता का साझेदारी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता बढ़ती है। यानी कि जो सरकार का शक्ति होता है, सरकार जो शक्ति होता है वो 3 भागों में बढ़ जाता है। कौन कौन में, विधायिका हो गया, कार्यपालिका और न्यायपालिका में, तीनों के बीच शक्ति बढ़ जाता है। ठीक है, और इसको सरकार के 3 अंग भी कहते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को। सरकार के स्तरों में सत्ता की साझेदारी केंद्र राज्य और स्थानीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। यानी कि जो केंद्र स्तर में होता है ये उतना होता है, और सरकार के जो स्तर में सत्ता की साझेदारी यानी कि केंद्र से राज्य और स्थानीय सरकार के बीच सत्ता बढ़ता है। कहने का मतलब है कि जो शक्ति होता है वो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बढ़ जाता है, और इसके साथ ही केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार के पास भी शक्तियों का बंटवारा हो जाता है। ठीक है दोस्तों,
अगला क्वेश्चन है कि जैव विविधता से आप क्या समझते हैं। जैव विविधता का विशेष क्षेत्र किसे कहते हैं, यानी कि जो जैव विविधता है उस क्या को कहते किसे कहते हैं और इसका विशिष्ट क्षेत्र को देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले जैव यहाँ पर लिख दीजिएगा जैव विविधता। तो इसका उत्तर है कि जैव विविधता का मतलब है किसी जगह पर अलग अलग तरह के पेड़ पौधे, जानवर और जीव होना। यानी कि कहने का मतलब है कि जैव विविधता का मतलब है कि अलग अलग, यानी कि अलग अलग तरह का पेड़ हो गया, जानवर हो गया, जीव हो गया, उसको क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, जैव विविधता के विशिष्ट क्षेत्र वह जगह होती है जहाँ बहुत ज्यादा और अलग किस्म के जीव पाए जाते हैं। यानी कि उसका विशिष्ट क्षेत्र वो होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा और अलग किस्म के जीव पाते हैं। यानी कि कई जगह पर अलग अलग किस्म के बहुत जीव पाते हैं, पाया जाता है, उसको कहते हैं विशिष्ट क्षेत्र। ठीक है, ये रहा आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। वो कहता है कि सार्वजनिक क्षेत्र किसे कहते हैं। तो इसका जो उत्तर है, जिस क्षेत्र में काम सरकार करती है और जिसका मालिक सरकार होती है उसे सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र किसे कहते हैं, तो जहाँ पर सरकार काम करता है और जहाँ का मालिक सरकार होता है उसको क्या कहते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है कि वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं, बार्टर सिस्टम। ठीक है, इसका जो आंसर है कि वस्तु विनिमय प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का सीधे आदान प्रदान किया जाता है और पैसे का उपयोग नहीं होता है। यानी कि कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई किसान है वो गेहूं उगाया, वहीं दूसरे ओर एक किसान है जो चावल उगाया। ठीक है, तो जो गेहूं उगाया है उसको चाहिए चावल, और जो गेहूं उगाया है उसको चाहिए चावल, और जो चावल उगाया है उसको चाहिए गेहूं। तीनों क्या करेंगे, अदला बदली कर लेंगे। यानी कि जो ये गेहूं उगाया है गेहूं उसको दे देगा और उसके बदले में चावल ले लेगा, उसी को कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 7 क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स वाला है, आप लोगों को यहाँ पर 5 बनाना है। ठीक है, 7 दिया रहेगा उसमें से 5 बनाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर, सॉरी यहाँ पर 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है जो 5 रहेगा, इसमें भी 7 क्वेश्चन रहेगा लेकिन आप लोगों का 5 बनाना है और 3 मार्क्स का। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखें। कह रहा है कि दिया रहेगा उसमें से टिप्पणी लिखना है। ये है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पर 3 मार्क्स का है, और ज़्यादा लंबा लिखते हैं तो कोई मतलब का नहीं, आप लोगों का टाइम वेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो जितना पूछेगा उतना ही लिखना है, ज़्यादा पेज नहीं भरवाना है। ठीक है दोस्तों, तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है उस पर टिप्पणी लिखना है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ हूँ कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग सभा कर रहे थे। ठीक है, कब, 13 अप्रैल 1919 को कहाँ पर, अमृतसर में क्या कर रहे थे, सभा कर रहे थे। ठीक है, तभी अंग्रेज अफसर जनरल डायर ने बिना बताए गोली चलवा दी। इसमें बहुत से निर्दोष लोग मर गए थे। यानी कि जो अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था जनरल डायर, उन्होंने बिना बताए क्या कर दिया कि गोली चलवा दिया, जिसके कारण वहां पर बहुत सारे लोग की मृत्यु हो गई थी, जो निर्दोष लोग थे वो मर गए थे। ठीक है दोस्तों, इस घटना से लोग अंग्रेज सरकार के खिलाफ और ज्यादा जागरूक हो गए और आज़ादी की लड़ाई तेज हो गई। यानी कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसी से क्या हो गया, जो जनता था जनता जागरूक हो गई और अंग्रेजी जो शासन था उसका विरोध करने लगी और स्वतंत्रता की लड़ाई तेज हो गई। ठीक है, वहाँ पर बी है कि रॉल्ट एक्ट क्या है। ठीक है, तो रॉल्ट एक्ट 1919 में अंग्रेज सरकार ने बनाया था। इस कानून के अनुसार बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को जेल में डाला जा सकता है। यानी कि रॉल्ट एक्ट एक ऐसा लॉ था जो ब्रिटिश सरकार ने लाया था, उसके तहत ये कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति है उसमें बिना मुकदमा चलाए, उसमें सीधा बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल दिया जा सकता है। यानी कि निर्दोष लोग को भी जेल में डाल दिया जाता है उस शक के आधार पर। ठीक है, और ये कब आया था, 1919 में आया था रॉलेट एक्ट, अंग्रेज अधिकारियों द्वारा लाया गया था। ठीक है, इस एक्ट से लोगों में गुस्सा फैल गया और देश भर में विरोध शुरू हो गया। यानी कि जो ये लॉ एक्ट आया था, कानून आया था, उसके कारण पूरा लोग में गुस्सा फैल गया और लोग विरोध करने लगे। ठीक है, यहाँ पर सी है कि चौरी चौरा हत्याकांड क्या है। आप लोग से यहाँ 2 ही पूछा है लेकिन मैं तीनों बता दिया हूँ कि चौरी चौरा हत्याकांड क्या है। तो 1922 में चौरी चौरा में लोग आंदोलन कर रहे थे, पुलिस से झगड़ा हो गया, गुस्से में लोगों ने थाना जला दिया और कई पुलिस वाले मर गए। इस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन रोक दिया। यानी कि चौरी चौरा हत्याकांड 1922 में हुआ था, जिसमें लोग आंदोलन कर रहे थे और आंदोलन करते करते उत्तर प्रदेश में एक पुलिस चौकी में आग लगा दिया था, जिसके कारण क्या हो गया था, जो पुलिसकर्मी थे
उसकी मृत्यु हो गई थी। इसी घटना के बाद जो गांधी जी चलाए थे असहयोग आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ, उसको वापस ले लिए। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि महामंदी के कारण बताइए, यानी कि महामंदी का क्या क्या कारण है। ठीक है, तो सामान्य बहुत ज़्यादा बन गया है लेकिन खरीदने वाले कम है। पॉइंट में लिखना है कि सामान बहुत ज़्यादा बन गया है लेकिन खरीदने वाले कम है, महामंदी के एक कारण है। दूसरा कारण है कि लोगों के पास पैसे कम थे इसलिए वे चीज़ नहीं खरीद पाए। ठीक है, तीसरा है कि 1929 में अमेरिका का शेयर बाजार गिर गया था। चौथा है बहुत से बैंक बंद हो गए और लोगों का पैसा डूब गया था। और पांचवा है कि देश के बीच व्यापार कम हो गया। यानी कि पूछ रहा है कि महामंदी के कारण बताइए महामंदी क्यों आया था देश में। तो सामान बहुत ज़्यादा बन गया था जिस कारण खरीदने वाले कम पड़ गए थे। ठीक है, दूसरा क्या था कि लोगों के पास पैसा कम थे इसलिए वे चीज़ नहीं खरीद पाए, यानी कि लोगों के पास पैसा नहीं था इसलिए वे ज़्यादा चीज़ ज़्यादा वस्तु नहीं खरीद पाए थे। ठीक है, और तीसरा कि अमेरिका के जो शेयर बाजार था वो 1929 में गिर गया था। ठीक है, और चौथा बैंक बंद हो गए थे और लोगों का पैसा डूब गया था और देशों के बीच व्यापार कम हो गया था, इसी कारण से महामंदी आया था। ठीक है दोस्तों, यदि आप पॉइंट में लिखते हैं तो आप लोगों का एग्जामिनर फुल में फुल नंबर देने वाला है। और जहां तक कोशिश होगा कि आप लोग पॉइंट में ही लिखें और लास्ट में यहाँ पर निष्कर्ष लिख दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 है कि सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन बन जाती है, यानी कि जो सामाजिक अंतर है वो कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेती है। ठीक है, तो इसका आंसर है कि सामाजिक अंतर तब तक ठीक होता है जब तक लोग एक दूसरे को बराबर मानते हैं, यानी कि जो सामाजिक अंतर है तब तक सही तरीका से चलता है जब तक लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे को बराबर मानते हैं, कोई किसी को नीच ऊंच नहीं मानता है, सब एक समान है। ठीक है, जब किसी जाति धर्म या भाषा के कारण लोगों के साथ भेदभाव किए जाने लगते हैं तब यह अंतर सामाजिक विभाजन बन जाता है, यानी कि जब लोग क्या करते हैं जाति धर्म भाषा लिंग के आधार पर भेदभाव करना शुरू कर देते हैं तो यही क्या होता है आगे चलकर सामाजिक विभाजन बन जाता है, यानी कि लोगों पे फूट पड़ने लगता है जिस कारण सामाजिक विभाजन होने लगता है। ठीक है, जब एक समूह दूसरे को अपने से नीचा समझने लगता है तब समाज में टकराव पैदा होता है, यानी कि जो एक समूह है एक वर्ग है वो अपने से दूसरा जो आदमी है उसको नीचा समझने लगता है, वो उससे नीचा समझने लगता है, यानी कि उसके साथ भेदभाव करने लगता है तो समाज में टकराव पैदा हो जाता है, यानी कि समाज में मतभेद बढ़ जाता है। ठीक है, तो यही कारण है कि जो सामाजिक अंतर है और सामाजिक विभाजन बन जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि लोगों को ऊंच नीच छोटा बड़ा समझना, इसी कारण से सामाजिक विभाजन बन जाता है। जब तक लोग एक समान रहेंगे तब तक सामाजिक विभाजन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र में वर्षा जल संग्रह कैसे किया जाता है, यानी कि राजस्थान में जो गर्मी के समय वर्षा जल का संग्रहण कैसे किया जाता है। तो इसका आंसर है कि राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है, यानी कि जो राजस्थान है वहाँ पर पानी बहुत कम होता है और पानी बरसता भी है तो सब सूख जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा थार मरुस्थल है। ठीक है, इसलिए यहाँ पानी बचाना बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि पानी भी बहुत कम होता है और बचाना भी जरूरी पड़ता है। ठीक है, लोग छतों और जमीन पर गिरने वाले वर्षा जल को टंका में इकट्ठा करते हैं, यानी कि जो लोग होते हैं जब बारिश होता है तब उसको क्या करते हैं कि छत में और जमीन में जो पानी बरसता है उसको जमा करते हैं, टंका में इकट्ठा करते हैं। ठीक है, जो जमीन के नीचे बने पानी के टैंक होते हैं, टंका क्या होता है जमीन के नीचे बनाया गया पानी का टैंक होता है। ठीक है, गांव में जोहड़ बनाए जाते हैं जिसमें बारिश का पानी जमा होकर भूजल स्तर बढ़ाता है, यानी कि जो गांव होते हैं उसमें जोहड़ बनाते हैं। ठीक है, खेत में खंडीन पद्धति अपनाई जाती है जिससे बारिश के पानी खेत में रुककर खेती के काम आता है। ठीक है, जो लोग होते हैं वहां पर खेत में क्या बनाते हैं खंडीन बनाते हैं, यानी कि जगह जगह पर गड्ढा कर देते हैं जिस कारण खेतों में पानी जमा रह जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला अपन यहाँ पर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि चावल के खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें, यानी कि चावल की खेती करने के लिए भौगोलिक परिस्थिति कैसा होना चाहिए, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, कैसा मौसम होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर है कि चावल की खेती के लिए अधिक गर्मी और अधिक वर्षा का आवश्यकता होती है। ठीक है, जो चावल होती है चावल खेती करने के लिए हम लोग को अधिक गर्मी और अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए 20 डिग्री से 27 डिग्री तापमान और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा उपयुक्त मानी जाती है, यानी कि जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री से 27 डिग्री के बीच होना चाहिए, तभी चावल ऊपर अच्छा से पैदा होगा और इसका जो पानी है
वो 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होना चाहिए। ठीक है। चावल की खेती के लिए समतल और चिकनी मिट्टी तथा पानी रोकने वाली भूमि सबसे अच्छी होती है। ठीक है। जो चावल खेती करने के लिए मिट्टी होना चाहिए और समतल होना चाहिए और चिकनी मिट्टी होना चाहिए। ठीक है। और इसका टेम्परेचर 20 डिग्री से 27 डिग्री के बीच होना चाहिए और वर्षा जल 100 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए, तब खेती क्या होगा, अच्छा चावल का खेती होगा। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों का वर्णन करें। यानी कि जो भी समझे हम लोग कि वस्तु विनिमय प्रणाली यानी कि एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु, उसका क्या कठिनाइयाँ हुआ, क्यों उस वस्तु विनिमय प्रणाली को बंद करके मुद्रा का आविष्कार किया गया। तो उसका जो आंसर है यहाँ पर है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में कई कठिनाइयाँ थी। यानी कि जो बार्टर सिस्टम था उसमें कई प्रणालियाँ थी। पहली कठिनाइयाँ यह थी कि इसमें लोग पक्षों की जरूरत एक जैसी होने जरूरी था। यानी कहने का मतलब है कि मान लीजिए ये जो आदमी है और दूसरा आदमी है, ये गेहूं तो उगाया लेकिन इसको चावल की जरूरत है, लेकिन इसको गेहूं की जरूरत नहीं है। तो ये जो गेहूं उगाया है वो आदमी ऐसे खोजेगा जिसके पास चावल हो और उसको गेहूं की जरूरत पड़े। ठीक है। इसी कारण से पहला कारण यही है कि मुद्रा का आविष्कार हुआ। ठीक है। दूसरा है जो हमेशा संभव नहीं होता था, जो हमेशा संभव नहीं होता, कोई जरूरी नहीं है कि ये आदमी गेहूं मंगाया है और चावल चाहिए उसको भी गेहूं चाहिए। ठीक है। ऐसा संभव नहीं होता था। दूसरी कठिनाइयाँ यह थी कि वस्तुओं का सही मूल्य तय करना मुश्किल था। यानी कि लोग कैसे जान पाएंगे कि जो इसका गेहूं है और इसका चावल है उसका मूल्य कितना है। यानी कि 2 केजी देता है तो ये भी 2 केजी देता है, तो इसमें मूल्य का अभाव रहता था। यानी कि गेहूं कैसे पता केजी रुपये कैसे रुपये केजी है, चावल कैसे रुपये केजी है, कोई पता नहीं था। ठीक है। तीसरी कठिनाइयाँ यह थी कि कई वस्तुएं ज्यादा समय तक सुरक्षित नहीं रखी जा सकती थी। ठीक है। इन्हीं कठिनाइयों के कारण बाद में मुद्रा यानी कि पैसा का उपयोग शुरू हो गया। इन सभी कठिनाइयों के कारण बाद में पैसा का यानी मुद्रा का शुरुआत हो गया। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। यानी कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर लिखिए। ठीक है। तो वैश्वीकरण का मतलब है कि लोग अलग अलग देश की अर्थव्यवस्थाएं आपस में जुड़ी जाती हैं। ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि जो अलग अलग देश की अर्थव्यवस्थाएं हैं आपस में जुड़ जाती है। ठीक है। इसके कारण एक देश की वस्तुएं, सेवाएं, तकनीक और कंपनियां दूसरे देश तक आसानी से पहुंच पाती है। जब देश आपस में जुड़ जाएगा तो उसका जो सेवा है, वस्तु है, तकनीक है, वो एक देश से दूसरे देश तक आसानी से पहुंच जाता है। ठीक है। आज हम विदेशी सामान अपने देश में खरीद सकते हैं और भारतीय कंपनियां भी विदेश में अपना व्यापार कर रहे हैं। इससे देशों के बीच व्यापार बढ़ता है और दुनिया एक दूसरे पर निर्भर हो जाती है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण के कारण ही हम लोग आज जो चाइनीज प्रोडक्ट है वो यूज कर पाते हैं। ठीक है। यानी कि जब दो देश आपस में मिलकर व्यापार करेंगे उसी को हम लोग वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, 5 मार्क्स वाला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल होने वाले सामाजिक समूहों का वर्णन कीजिए और बताइए कि आंदोलन में क्यों शामिल हुए थे। ठीक है। यहाँ पर मिस्टेक हो गया है कि 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। ठीक है। क्या कर रहा है कि 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल होने वाले सामाजिक समूहों का वर्णन कीजिए। ठीक है। तो इसका जो आंसर है वह है कि 1921 में शुरू हुए असहयोग आंदोलन में समाज के लगभग सभी वर्गों ने भाग लिया। किसानों ने इस आंदोलन का समर्थन किया। आंदोलन का समर्थन इसलिए किया क्योंकि उनसे बहुत अधिक लगान लिया जाता था। यानी कि जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसमें किसानों ने सहयोग किया, वो किसान इसलिए समर्थन किया। जो आंदोलन था असहयोग आंदोलन, समर्थन करने का कारण था कि जो किसान थे, किसान से बहुत ज़्यादा कर लिया जाता था, यानी कि लगान लिया जाता था। ठीक है। और जमींदार उनका शोषण करते थे। ठीक है। उन्हें उम्मीद थी कि आंदोलन से उनकी स्थिति सुधरेगी। मजदूर मजदूर कम मजदूरी, बेरोजगारी और खराब जीवन स्थिति के कारण आंदोलन में शामिल हुए थे। यानी कि जो मजदूर थे उनकी कम मजदूरी हो गया, बेरोजगारी और खराब जीवन परिस्थिति के कारण असहयोग आंदोलन में भाग लिए थे। ठीक है। उनसे क्या करते किया जाता था, जो जमींदार थे, जमींदार जो लोग थे उन्होंने किसानों से अत्यधिक कर लेते थे। ठीक है। इसी कारण से जो वहाँ के किसान थे वो असहयोग आंदोलन में भाग लिए थे। दूसरा है कि छात्रों ने ब्रिटिश सरकार के स्कूलों कॉलेजों छोड़ दिए
और राष्ट्रीय विद्यालयों में पढ़ाई शुरू की। यानी कि जो छात्र लोग थे वो ब्रिटिश के जितना भी स्कूल कॉलेज था सभी को छोड़ दिए और जो राष्ट्रीय विद्यालय थे यानी कि भारत के विद्यालय थे उसमें पढ़ना शुरू कर दिए। वकीलों ने अन्यायपूर्ण अंग्रेजी कानूनों के विरोध में अदालतों का बहिष्कार किया। व्यापारियों और उद्योगपतियों विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। यानी कि जो वकील थे उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। कब वह क्या करते हैं, अदालत में नहीं जाएंगे, बहिष्कार कर दिया उन्होंने। और जो व्यापारी थे उद्योगपति थे उन्होंने विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार कर दिया और स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने लगे। ठीक है। आंदोलन में जुड़े महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। उन्होंने विदेशी कपड़ा का बहिष्कार किया और सभाओं व जुलूसों में शामिल हुए। यानी कि जो महिलाएं भी थे उन्होंने विदेशी कपड़ा का बहिष्कार किया और जो जितना भी सभा था जुलूस था सभी में बढ़ चढ़ कर भाग लिए। ठीक है। यही था 1921 में असहयोग का आंदोलन जो महात्मा गांधी ने शुरू किया था, जिसे बाद में इसको बंद कर दिया गया। क्यों बंद किया गया था कि जो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था तो चोरी चोरा हत्याकांड जब हुआ था तब वहाँ के जो लोग थे उत्तर प्रदेश के एक पुलिसकर्मी में पुलिस थाना में आग लगा दिए, जिस कारण पुलिस लोगों की हत्या हो गई। इसी कारण से महात्मा गांधी ने बाद में इसको भी बंद कर दिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। भारतीय संदर्भ में सत्ता की साझेदारी का एक उदाहरण देते हुए इसके युक्तिपारक और नैतिक कारण बताइए। ठीक है। तो इसका जो आंसर है वह है कि भारत में सत्ता की साझेदारी एक अच्छा उदाहरण केंद्र और राज्य की सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। यानी कि सत्ता का साझेदारी का एक अच्छा उदाहरण है कि जो शक्ति होती है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच क्या होता है, बंट जाती है। ठीक है। भारत बहुत बड़ा देश है और हर राज्य की समस्याएं अलग अलग होती है, इसलिए सत्ता बंटना जरूरी है। यानी कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, ठीक है, विविधता वाले देश है और हर राज्य है वो हर राज्य की अलग अलग समस्याएं होती है। ठीक है। जैसे बिहार, झारखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, जितना भी राज्य है सभी की अलग अलग समस्याएं होती है। इसी कारण से सत्ता है यानी कि शक्ति के बांटना जरूरी होता है। ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है कि युक्ति परक का कारण क्या है। ठीक है। तो सत्ता बांटने से सारी शक्तियां एक ही जगह नहीं रहती, इससे झगड़े और टकराव कम होते हैं और देश को चलाना आसान हो जाता है। राज्य सरकार अपने क्षेत्र की समस्याएं अच्छे से सुलझा सकती है। ठीक है। यानी कि शक्ति बांटने का कारण क्या है, तो शक्ति बांटने से ही होता है कि जो राज्य है वो अपना मर्जी से अपना कार्य करेंगे और अपना राज्य का विकास करेंगे। ठीक है। पर नैतिक कारण है कि लोकतंत्र में सभी लोगों को समान भाग लेने का अधिकार होता है। सत्ता के साझेदारी से सभी वर्गों और क्षेत्रों को बराबर मौका मिलता है, जिससे न्याय और समानता बनी रहती है। ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक उपयोग है कैसे। यानी कि जो सड़क परिवहन है, बस हो गया, कार हो गया, वो रेल परिवहन के अपेक्षा से अधिक उपयोगी क्यों है। यानी कि रेल के तुलना में सड़क परिवहन जो बस गाड़ी है, कार है, वो अधिक उपयोग कैसे है। तो इसका जो आंसर है कि सड़क परिवहन रेल परिवहन की तुलना में अधिक उपयोगी माना जाता है। इसके कई कारण हैं जो निम्नलिखित है। ठीक है। पहला कि घर तक सेवा, जो सड़क परिवहन है सामान और यात्रियों को सीधे घर या बाजार तक पहुंचाता है, जबकि रेल ऐसा नहीं करता है। यानी कि जब अब बस हो गया, बस में जाएंगे तो जो बस वाला होता है या कार वाला होता है आपका जो सामान है वो घर तक पहुंचाता है, यानी कि आप लोगों का घर तक सेवा देता है, जबकि रेल ऐसा नहीं करता है। रेल आप लोगों को स्टेशन में उतार देगा। ठीक है। दूसरा जो है कम दूरी के लिए उपयुक्त, कम दूरी के सफर में सड़क परिवहन अधिक सस्ता और सुविधाजनक होता है। यानी कि जब आप लोग कम दूरी तय करना है तो आप लोगों का बस परिवहन, सड़क परिवहन अत्यधिक क्या होता है, सस्ता होता है और सुविधाजनक होता है। ठीक है। तीसरा जो है कि पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में उपयोग, यानी कि जहाँ रेल लाइन बिछाना कठिन होता है वहाँ सड़क परिवहन आसानी से चलता है। यानी कि जहाँ पर रेलों का लाइन बिछाना कठिन होता है वहाँ पर बस होता है, बस आसानी से चलता है। ठीक है। यहाँ पर जो डी नंबर है कि लचीलापन, यानी कि सड़क परिवहन में मार्ग और समय बदलना आसान होता है, जबकि रेल तय समय और मार्ग पर चलती है। यानी कि जो रेल होता है रेल का फिक्स समय होता है, वो अपने समय पर ही चलती है, जबकि सड़क परिवहन ऐसा नहीं करता है। ठीक है। समय बदलता रहता है। ई है कि छोटे व्यापार के लिए उपयोगी, यानी कि जो छोटे और हल्के सामान के परिवहन में सड़क परिवहन अत्यधिक लाभदायक है। यानी कि जो सामान है उसको पहुंचाने के लिए सड़क परिवहन अत्यधिक लाभदायक है। ठीक है। पर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्याओं को किस प्रकार सुलझाती है, उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है।
तो इसका जो आंसर है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में एक बड़ी समस्या होती थी, जिससे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहते हैं। यानी कि जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी उसमें एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती थी, ठीक है, उसी को दोहरा संयोग कहते हैं। इसका मतलब है कि लेन देन तभी हो सकता था जब दोनों लोगों एक दूसरे की वस्तुओं की जरूरत हो, यह हमेशा संभव नहीं होता है। यानी कि लेन देन तभी संभव हो पाता था जब ये आदमी गेहूं उगाया है और ये चावल उगाया है, दोनों को आवश्यकता हो, ठीक है, ऐसा हर बार संभव नहीं हो पाता था, ठीक है। मुद्रा यानी कि पैसा इस समस्या को आसानी से सुलझा देती है। अब व्यक्ति अपनी वस्तु बेचकर पैसा ले सकता है और बाद में उन पैसों से अपनी ज़रूरत की कोई भी वस्तु खरीद सकता है। यानी कि अब लोग क्या करते हैं, जो उसके पास सामान है, वस्तु है, उसको बेचकर पैसा ले सकते हैं और उसको जो चाहिए वो आसानी से खरीद पाते हैं। इसमें सामने वाले व्यक्ति की ज़रूरत का इंतजार नहीं करना पड़ता है। यानी कि आप लोगों के पास पैसा हो गया है, तो जब अब पैसा हो गया है तो लोग जो चाहें वो खरीद सकते हैं, वो किसी का इंतजार नहीं करेंगे। यानी कि पहले जैसे ज़माना नहीं रह गया कि अब मेरे पास गेहूँ है तो उसको चावल चाहिए तभी हम अपना गेहूँ उसके पास देंगे, ठीक है। अगर किसी किसान के पास गेहूँ है और उसके कपड़े चाहिए तो पहले उसे ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ता था जिसे गेहूँ चाहिए और जिसके पास कपड़े हों। यानी कि जो किसान, मान लीजिए कोई किसान है वो गेहूँ उगाया है और उसे कपड़ा चाहिए, तो ऐसा व्यक्ति को खोजेगा जिसके पास का हो कपड़ा हो और उसे गेहूँ की ज़रूरत हो, ठीक है। लेकिन मुद्रा के उपयोग से किसान गेहूँ बेचकर पैसा ले लेता है और उन्हीं पैसा से कपड़ा खरीदता है। लेकिन जब पैसा शुरू हो गया, मुद्रा प्रचलन में आ गया, तो क्या करता है कि वह अपना जो गेहूँ उगाया है गेहूँ को बेचकर पैसा ले लेगा और कपड़ा आसानी से खरीद लेगा, ठीक है। इस प्रकार मुद्रा ने आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्याओं को समाप्त कर दिया और लेन देन को आसान बना दिया, ठीक है। तो दोस्तों ये रहे टॉप विषय सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो और भी लाने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों।